लेजिस्लेचर है ना। लेजिस्लेचर के फर्स्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? कौन बच्चा बताएगा? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस रख के अगर बोलना नहीं सीखा तो बेकार है सब कुछ। तो हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट की जरूरत क्या है, पार्लियामेंट क्या होता है, क्या होता है पार्लियामेंट? बिल्कुल ठीक है। टॉपिक है इंस्टीट्यूशंस। अब हमने इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना है। 11th क्लास में बड़े बेसिक से टॉपिक्स है, क्योंकि 11th क्लास में बेसिक बनता है, बच्चे का फाउंडेशन बनती है। फिर उसके बाद आपको प्रॉपर 12th क्लास में बड़ी बड़ी बुक्स को पढ़ना है। आपने वर्ल्ड पॉलिटिक्स को पढ़ना है, आपने इंडिया की पॉलिटिक्स को पढ़ना है, लेकिन उससे पहले आपको पता ही नहीं है राइट्स हैं, राइट्स वायलेट हो रही हैं, कौन से केसेस आ रहे हैं। तो ये सब चीजें बेसिक फाउंडेशन कहाँ पे है? 11th क्लास में। तो इसीलिए पॉलिटी को हम कहाँ पढ़ते हैं? 11th क्लास में, जो इंस्टीट्यूशंस है। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं हम लेजिस्लेचर को। टॉपिक है इंस्टीट्यूशंस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करना है। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन आ जाता है इंडियन पार्लियामेंट। तो इंडियन पार्लियामेंट क्या है? आपको पता है कि पार्लियामेंट इज कंपोज्ड ऑफ 3 थिंग्स। फर्स्ट वन इज लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ऑलवेज रिमेंबर कि प्रेसिडेंट जो है वो मेंबर नहीं है, वो क्या है? पार्ट है, पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और लोकसभा को क्या बोलते हैं? लोअर हाउस। और राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस। ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है। और ये क्या है? काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, क्योंकि यहाँ पे राज्यों को, राज्यसभा हिंदी वर्ड है, स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। और प्रेसिडेंट आपको पता ही है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑफिस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? अब आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा को क्या बोला गया? परमानेंट हाउस। क्या बोला गया? परमानेंट हाउस। ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। जैसे 5 साल के बाद लोकसभा खत्म, वैसे राज्यसभा नहीं होती। इसको परमानेंट ऑफिस ऑफ द पॉलिटिकल कॉन्टिन्यूटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑफिस ऑफ द पॉलिटिकल कॉन्टिन्यूटी। इसमें क्या होता है कि 1/3 मेंबर्स जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे 2 साल के बाद। 1/3 मेंबर्स जो है वो रिटायर होते जाएंगे और दोबारा से इलेक्शन होती जाएगी। लेकिन एकदम से डिसॉल्व ये हाउस नहीं होता, और जैसे लोकसभा होती है। ठीक है, इसीलिए दैट्स व्हाई इसको क्या बोला जाता है? परमानेंट हाउस। इसको काउंसिल ऑफ द स्टेट्स भी बोला जाता है, अपर हाउस भी बोला जाता है। ठीक है। इसकी टर्म की अगर बात करें तो इसकी टर्म होती है 6 साल। कितनी होती है? 6 साल। ठीक है। अब कहां पे लिखा हुआ है? आर्टिकल 80 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है कि राज्यसभा होगी एक, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस होगा, इसकी टर्म 6 साल होगी, 1/3 मेंबर्स जो है वो रिटायर हो जाएंगे आफ्टर 2 इयर्स। क्लियर? ठीक है। अब इसके मेंबर्स की बात की जाए तो इसके मेंबर्स होते हैं 250। लोकसभा के मेंबर्स कितने हैं? 545 है ना, एट प्रेजेंट 543। तो वैसे ही 250 मेंबर्स हैं किसमें? राज्यसभा में। अब राज्यसभा में 238 मेंबर्स जो हैं वो चुन के आते हैं कहां से? लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स। क्योंकि यहाँ पे स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो स्टेट से ही जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं वही यहाँ पे आएंगे। ठीक है, स्टेट के ही मंत्री यहाँ पे आएंगे, वो रिप्रेजेंट करेंगे अपनी स्टेट को अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। हर स्टेट की अपनी अपनी क्या होगी? वैकेंसीज होंगी, अपनी अपनी पोस्टें होंगी वहां पे कि एक स्टेट में से कितने जो सीट्स हैं वो राज्यसभा में है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। ठीक है। अब आप बोलोगे राजस्थान, जैसे एरिया वाइज सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है? राजस्थान। पॉपुलेशन वाइज कौन सी है? यूपी। अब आप बोलो कि यूपी से उतने ही मेंबर होने चाहिए, इक्वालिटी हो, और सिक्किम से भी उतने ही हो, तो इज इट पॉसिबल? नो। ठीक है। तो 238 मेंबर्स जो हैं वो चुन के आते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स और यूटीज। क्लियर? पीछे कितने बच्चे जब माइनस किए? पीछे बच्चे 12। ये 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट। तो अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं, अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन चुनेगा? लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन चुनेगा? यहाँ पे प्रेसिडेंट चुन रहा है, वहां पे कौन चुनेगा? स्टेट में गवर्नर। कौन चुनेगा? गवर्नर। ठीक है। तो 12 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा
और ये अलग अलग फील्ड से होते हैं, जिन्होंने आर्ट्स, साइंस, ठीक है, स्पोर्ट्स की फील्ड में, अलग अलग फील्ड्स में, अपना लिटरेचर की फील्ड में बड़ा बेस्ट किया हुआ है, ठीक है, तो वो उस फील्ड में से 12 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट कर दिए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। जैसे सचिन तेंदुलकर को भी बनाया था पीछे, उसके बाद सुधा मूर्ति, है ना, उसके बाद बड़े सारे मेंबर्स हैं राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड होते हैं, बस सिर्फ 12 जो होंगे उनकी प्रॉपर, उनको नॉमिनेट नाम से कि इस आपको रिप्रेजेंट करना है वहां पे राज्यसभा का, आपको हम मेंबर बना रहे हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन सबसे पहले मस्ट है कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। अफगानिस्तान के बंदे को थोड़ा ना बनाएंगे, इंडिया का ही होना चाहिए, मस्ट है कि वो सिटीजन हो इंडिया का। उसकी एज 30 इयर्स होनी चाहिए, 30 प्लस हो तो चलेगा, 30 साल से ऊपर ही आप राज्यसभा के मेंबर बन सकते हो। उसके बाद नॉट टू बी लुनेटिक, एक पागल इंसान को हम राज्यसभा का मंत्री मेंबर बना सकते हैं? नहीं बना सकते, तो वो लुनेटिक नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसकी इलेक्शन, राज्यसभा के मेंबर्स की इलेक्शन जो है वो कौन से सिस्टम से होती है? पीआर सिस्टम से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से। दूसरा सिस्टम कौन सा है? एफईटीपी सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। ये सिंपल वो सिस्टम है जिसमें जब इलेक्शन होती है जिसको मेजॉरिटी मिल जाएगी वो जीत गया। सिंपल, जो जनरल इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन एफईटीपी सिस्टम से हो रही है, पर जो स्पेशल इलेक्शन है जैसे प्रेसिडेंट की इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन, राज्यसभा के मेंबर्स की इलेक्शन, ये किससे हो रही है? कौन से सिस्टम से? पीआर सिस्टम से। पीआर सिस्टम में वोट वेस्ट नहीं होता, इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रेफरेंस दी जाती है, जैसे मैंने 4 चीजें हैं, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच और क्या बोलोगे, रोटी, ठीक है। तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे, सेकंड नहीं तो ये, फिर नहीं तो ये, फिर नहीं तो ये, आप क्या कर रहे हो? प्रेफरेंस दे रहे हो। लेकिन एफईटीपी सिस्टम में प्रॉपर एक अभिषेक खड़ा है तो अभिषेक को मैं चाहती हूँ कि अभिषेक को वोट देना, तो दे दिया अभिषेक को वोट, ठीक है। तो फिर अभिषेक को अगर 100 में से 51 वोट मिल रहे हैं तो वो जीत जाएगा, सिंपल, ठीक है। लेकिन फिर 49 वोट्स क्या हुआ उसमें? वेस्ट हो गए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है, तभी इसका एक और नाम है सिंगल ट्रांसफरेबल, ट्रांसफर हो जाता है वोट, इसमें वेस्ट नहीं होता। उसके बाद अगर हम ये यहां तक क्लियर हो गया, अब हम बात करें फंक्शंस और पावर्स की, ठीक है। राज्यसभा है, ठीक है, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स है, तो फंक्शन भी इसके अच्छे होंगे फिर, है ना। तो हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शंस। लेजिस्लेटिव फंक्शंस मतलब लॉ मेकिंग प्रोसेस वाले, ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी बिल्स है, ऑल बिल्स अदर देन मनी बिल, हर एक बिल कहां पे ओरिजिनेट होता है? राज्यसभा में, लेकिन मनी बिल नहीं होता, ठीक है। इन केस ऑफ डेडलॉक ऑन ए मनी बिल, अगर किसी मनी बिल को लेकर वाद विवाद, कोई डेडलॉक लग जाता है, तो उस टाइम पे राज्यसभा और लोकसभा इकट्ठे होके बैठेंगे, इनकी ज्वाइंट सिटिंग होगी, फिर वोटिंग होगी, तो फिर देन उसके बाद जो भी सिस्टम है वो सॉर्ट आउट होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे लोकसभा पार्टिसिपेट करेगी वैसे ही राज्यसभा भी करेगी, अगर किसी मनी बिल को लेकर कोई डेडलॉक वाला कोई सिस्टम आ जाता है तो। लेकिन ऐसे कोई भी बिल है वो राज्यसभा में ही जाता है, वहीं से ओरिजिनेट होता है, लेकिन मनी बिल नहीं होता, ठीक है। क्लियर। अब फाइनेंशियल पावर्स की बात की जाए तो फाइनेंशियल पावर्स जो है, देखो मनी बिल तो इंट्रोड्यूस होगा नहीं राज्यसभा में, सिंपल, मनी बिल नहीं होगा, ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब जो मनी बिल है, मनी बिल के पास होने के बाद इसको राज्यसभा में भेजा जाता है, ठीक है। राज्यसभा इस पे रिकमेंडेशंस दे सकती है, ठीक है। अगर वो बिल थोड़ा सा, अगर उसको कुछ XYZ कोई भी रीजन है तो उसको डिले कर सकती है वो 14 डेज के लिए, सिर्फ 14 दिन के लिए वो उसको डिले कर सकती है, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पावर्स की बात अगर हम करें, क्या होती है अमेंडमेंट? चेंज लाना, कोई चीज एड ऑन करना, जहां फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पावर्स की बात की जाए तो जितनी पावर लोकसभा के पास है उतनी ही पावर राज्यसभा के पास है, दोनों के पास इक्वल पावर्स है। ये नहीं है कि राज्यसभा के पास ज्यादा है या फिर लोकसभा के पास ज्यादा है, दोनों के पास इक्वल पावर्स है। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो पावर आ जाती है कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, मैंने आपको एग्जीक्यूटिव चैप्टर में भी पढ़ाया था, एग्जीक्यूटिव इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ठीक है। अब देखो तो लेजिस्लेचर मतलब कि वो क्यों? क्योंकि लोकसभा के मेंबर्स वो लोगों के चुने हुए लोग आ रहे हैं, लोगों ने उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव
चुन के भेजा हुआ है। सो दैट्स व्हाई लेजिस्लेचर को वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोगों के अकॉर्डिंग कानून बनाने, उनके अकॉर्डिंग काम करना। तो वहां पे लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राज्यसभा को रिस्पॉन्सिबल वो नहीं होते। ठीक है, हमेशा याद रखना कि लोकसभा को, एग्जीक्यूटिव इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेटिव बॉडीज में हमारे पास पार्लियामेंट, इसमें लोकसभा भी आ रही है, उसमें राज्यसभा भी आ रही है, प्रेसिडेंट भी आ रहा है, लेकिन सिर्फ लोकसभा को ही वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। सिर्फ एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल किसका होगा? लोकसभा का, राज्यसभा का नहीं होता है। हाँ होता है, अब थोड़ा सा वो सिर्फ क्वेश्चंस कर सकते हैं राज्यसभा के मेंबर्स उनको, ठीक है। उसके बाद डिस्कशन कर सकते हैं, अगर कोई आगे पीछे गलती हुई है, कोई एक्स्ट्रा चीज करनी है तो वो डिस्कशन कर सकते हैं, डिबेट्स कर सकते हैं, ठीक है। और फिर सेंसर मोशन को लेकर भी आ सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस पावर्स। मिसलेनियस मतलब जो चीज क्लियर नहीं है, जिसमें थोड़ा सा कुछ मिक्स है, आगे पीछे चीजें मिक्स हुई हैं, दैट इज मिसलेनियस, मतलब क्लियर नहीं है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें प्रेसिडेंट की जब इलेक्शन होती है उसमें भी इसकी पार्टिसिपेशन होती है। इम्पीचमेंट प्रोसेस, इम्पीचमेंट मैंने आपको बताया था, जब प्रेसिडेंट को किसी वजह से रिमूव किया जा रहा है, दैट इज इम्पीचमेंट, एक फॉर्मल प्रोसेस रिमूव करने का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वे कि कानून के तरीके से उसको रिमूव करना, उस ऑफिस से उसको निकालना, दैट इज इम्पीचमेंट। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन में राज्यसभा भी क्या करेगी? पार्टिसिपेट करेगी। अब इमरजेंसी जब लगती है आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, तो उस टाइम पे भी अप्रूवल जो है वो राज्यसभा का लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद स्पेशल पावर्स की जब बात करते हैं तो राज्यसभा क्या है? एक स्पेशल चैम्बर है। क्या है? एक स्पेशल चैम्बर, ठीक है, याद रखना। अब आर्टिकल 249 की जब बात आती है तो आर्टिकल 249 में स्टेट लिस्ट में आपको पता है कि सिर्फ स्टेट कानून बनाती है। स्टेट लिस्ट में सिर्फ कौन कानून बनाता है? स्टेट बनाती है। लेकिन अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तो देन सेंटर भी बना सकता है। स्टेट लिस्ट पे हमने स्टेट को बोला हुआ है कि तुम कानून बनाओ, लेकिन अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, अपने देश की किसी इंटरेस्ट की बात आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब जो है वो पाकिस्तान के पास है, वेस्ट बंगाल जो है वो बांग्लादेश के पास है, वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, तो उस टाइम पे कानून कौन बनाएगा? सेंटर बनाएगा, स्टेट लिस्ट नहीं बनाएगी, तो स्टेट नहीं बनाएगी। उस टाइम पे कौन बनाएगा? सेंट्रल लिस्ट, क्योंकि अब मामला किसका है? देश का, है ना। जैसे कश्मीर इशू को ले लो, आर्टिकल 370 किसने एब्रोगेट किया? स्टेट ने तो नहीं किया ना, सेंटर ने किया। क्या था वहां पे? नेशनल इंटरेस्ट था। यूटी में कन्वर्ट करना किसका फैसला था? सेंटर का था, स्टेट का नहीं था। समझ आ रही है? जब बात नेशनल इंटरेस्ट की होती है तो देन वहां पे कौन कानून बनाएगा? सेंटर बनाएगा। ऐसे स्टेट लिस्ट नॉर्मल चल रहा है तो स्टेट लिस्ट ही बनाएगी ना, मेरा काम मैंने ही करना है, मेरा मैंने नहीं। फॉर एग्जांपल आपका काम आप ही करोगे, लेकिन जब कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो फिर मैं करूंगी ना वो। हाँ ठीक है। आर्टिकल 312, उसके बाद स्पेशल पावर्स में 312 आर्टिकल में क्या हो जाता है कि अगर कोई न्यू ऑल इंडिया सर्विस, जो हमने ब्यूरोक्रेसी में पढ़ा था, ठीक है, अगर कोई न्यू ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करना पड़ता है नेशनल इंटरेस्ट में, तो राज्यसभा वो क्रिएट कर सकती है। कोई एक नई पोस्ट लानी है जिसकी उस पोस्ट की जरूरत है देश को, ठीक है। जैसे पीछे आपको पता है कि आर्मी में पहले सीडीएस नहीं होता था, कंबाइंड डिफेंस सिस्टम नहीं होता था, लेकिन अब जब से बीजेपी आई है तो यहाँ पे नई पोस्ट क्रिएट कर दी गई, और जरूरत भी है। आर्मी नेवी और एयरफोर्स को, तीनों को इकट्ठा कर दिया गया है, मतलब कि तीनों का अलग अलग ऑफिसर्स तो होंगे बड़े बड़े, लेकिन उनके ऊपर भी एक कंबाइन ऑफिसर होगा, ठीक है, उनके ऊपर भी क्या होगा? एक कंबाइन ऑफिसर होगा। तो अगर आर्टिकल 312 क्या बोल रहा है? 312 आर्टिकल बोल रहा है कि क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज इन नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। अब आपका होमवर्क है कि हमारा जो प्रेजेंट सीडीएस है वो कौन है, ठीक है। यहां तक क्लियर? कोई डाउट?